नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 12 अगस्त, जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक करके जाने की। दरअसल आपको बता दें कि लगातार भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे नेपाल को भारत ने दिया समय 17 अगस्त को बातचीत हो सकती है, सीमा विवाद पर भी हो सकती है चर्चा। नेपाल ने दे दी, भारत ने दिया है समय। जी इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चीनी व्यापारियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी, 1000 करोड़ का हवाला कारोबार गैर शिकंजे में है कई चीनी नागरिक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच कश्मीर पर अब पाकिस्तान और सऊदी अरब में ठन गई है, जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच कोरोना वैक्सीन आई तो भारत में सबसे पहले किन्हें दी जाएगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वहीं चीनी मजदूरों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा, गुलाम इमरान खान कुछ ना बोल सके, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच कृष्णा जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जुलूस पर रोक लगाई गई है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर पुतिन का बड़ा ऐलान, रूस ने बनाई कोविड-19 की वैक्सीन, 20 देशों ने दिया 1 अरब डोज का ऑर्डर। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गंभीर बीमारी की चपेट में आए हैं संजय दत्त। जी हाँ, कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही केवल ना बैठे रहें, भाजपा कार्यकर्ताओं को महासचिव का बड़ा पैगाम, 2024 के चुनाव में जुड़ जाएं। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ पर राहत इंदौरी का निधन हो गया है, मशहूर जानेंगे इनके बारे में, मशहूर शायर हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली जो बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 23,30,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 46,188 के करीब हो चुकी है, यानी 46,000 के मृतकों की संख्या का आंकड़ा पार कर गया। वर्तमान में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 16,36,000 के करीब हो गया, जबकि एक्टिव केसेस की बात करें तो 6,45,000 के करीब वर्तमान में एक्टिव केसेस हो चुके हैं। तो ये देश भर का कोविड-19 का आंकड़ा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल में 17 अगस्त को होगी बातचीत, सीमा विवाद पर हो सकती है चर्चा। दरअसल आपको बता दें कि सीमा विवाद और तल्ख बयानों के बीच भारत और नेपाल 17 अगस्त को बातचीत करेंगे। 9 महीने बाद दोनों देशों के बीच ये वार्ता काठमांडू में होने जा रही है। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोडक्ट्स की समीक्षा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने पर भी बातचीत कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय से में सचिव शंकर दास बैरागी इस बातचीत में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक नेपाल भारत से बातचीत करने की फिराक में संपर्क में है और पिछले कई दिनों से सरेंडर होता नजर आ रहा है और बातचीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। और इसी को लेकर भारत ने फिलहाल समय दिया है 17 अगस्त की, और इस बैठक होगी और माना जा रहा है कि सीमा विवाद पर भी चर्चा होगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीनियों पर कसा शिकंजा, दिल्ली एनसीआर में आईटी के ताबड़तोड़ छापे, 1000 करोड़ का हवाला कारोबार, चीनी नागरिक भी गिरफ्तार। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ चीनी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी की गई है, जिनमें से 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। खुफिया जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ छापे मारे। मिल रही जानकारी के मुताबिक सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इस रैकेट में कई चीनी नागरिक हैं और उनके भारतीय सहयोगी और बैंक कर्मचारी भी शामिल थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी CBDT ने मंगलवार की शाम को ये बड़ी जानकारी दी है। इस बीच आपको बता दें कि आयकर विभागों ने दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम के 21 ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया है, जिसमें कई चीनियों पर शिकंजा कसा गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब में ठन गई है। दरअसल इस्लाम के नाम पर साथ चलने वाले पाकिस्तान और सऊदी अरब में कश्मीर को लेकर ठन गई है। कश्मीर मुद्दे पर बार बार साथ मांगने के बावजूद भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। तो इमरान खान की सरकार अनाप शनाप बयानबाजी करने लगी। नौबत यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान को पिछले सप्ताह सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर का कर्ज लौटाना पड़ा। दूसरी तरफ मई से ही सऊदी ने पाकिस्तान को तेल उधार देना बंद कर दिया है। आइए जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच विवाद हुआ है।
दरअसल पाकिस्तान सऊदी अरब पर जोर देता है कि वो कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक दुनिया में समर्थन हासिल करने की अनुमति दे। फरवरी में कश्मीर मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक बुलाने को कहा गया था, लेकिन सऊदी अरब ने इस अपील को ठुकरा दिया था। OIC 57 मुस्लिम देशों का एक समूह है जिसमें सऊदी अरब का काफ़ी बोलबाला है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खुलकर ये मांग करते हैं कि सऊदी अरब इस मुद्दे पर OIC काउंसिल की बैठक बुलाए, जिस पे सऊदी अरब ने अड़ंगा लगा दिया था और इसी को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर यूपी की योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जुलूस पर लगाई रोक। दरअसल यूपी सरकार ने अगस्त में पड़ने वाले त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने त्योहारों में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है तो कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भी धर्मगुरुओं से भी अपील की है वो लोगों को समझाएं। गाइडलाइंस के अनुसार गणेश चतुर्थी पर पूजा पंडाल में मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ न जमा होने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी भी तरीके से भीड़ भाड़ न लगाया जाए, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई और मुहर्रम में किसी भी तरीके से जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। CM योगी का फरमान। चलते हैं अगली अपडेट। पुतिन का ऐलान, रूस ने बनाई कोविड-19 की वैक्सीन, 20 देशों ने दिया 1 अरब डोज का ऑर्डर। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि देश में तैयार की गई कोरोना वायरस की वैक्सीन हेल्थ मिनिस्ट्री को मंजूरी मिल गई है। पुतिन ने बताया कि इस वैक्सीन का टीका स्वयं उनकी बेटी को पहले ही लगाया जा चुका है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने खुद वैक्सीन नहीं ली है, लेकिन ये वैक्सीन पूरी तरीके से कारगर है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने कहा है कि अब मुझ पर भी कम से कम ये ट्रायल किया जाना चाहिए। जी हाँ, दरअसल जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया, दुनिया भर से 1 अरब डोज के ऑर्डर तत्काल ही मिल गए और इसी को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी मांग की है कि इस टीकों को हमको भी लगाया जाए और उन्होंने कहा कि हम पर भी ट्रायल कम से कम ट्रायल ही किया जाए। अगर हम पर ये ट्रायल सटीक बैठता है तो हम फिलीपींस की आम जनता के लिए रूस से ये वैक्सीन मंगाने जा रहे हैं। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि अगर भारत में ये वैक्सीन आती है तो किनको किनको दिया जाएगा। दरअसल भारत में अगर ये वैक्सीन आती है तो सबसे पहले आपको बता दें कि इन खुराक शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाने वाली है और पुलिसकर्मियों को भी इसके साथ साथ दी जाने वाली है। ये बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। तो अगर आप भी मानते हैं कि जल्द से जल्द रूस की वैक्सीन को लाना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि गंभीर बीमारी की चपेट में आए संजय दत्त, किया फिल्मों से ब्रेक का ऐलान। दरअसल संजय दत्त के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद सोमवार को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि वो फिलहाल फिल्मों में कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन अब कुछ खबरें सामने आई हैं कि संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। ये जानकारी फिल्म मिलते ही फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान जैसे कई सितारों ने फ़ोन किया, लेकिन फिलहाल उनकी किसी से बात नहीं हो सकी। संजय दत्त की पत्नी मान्यता और उनके बेटे फिलहाल दुबई में हैं। संजय और उनके मित्र यहाँ पर रहते हैं। चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। 4.5 महीनों से बंद मेट्रो सेवाएं जल्द हो सकती है शुरू, बस सरकार के निर्देश का है इंतजार। दरअसल आपको बता दें कि पिछले करीब 4.5 महीनों से बंद दिल्ली मेट्रो स्टेशन एक बार फिर से मेट्रो की सुविधाओं को लेकर तैयार हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के इंतजार है। चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए CISF ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर DMRC भी यात्रियों को कोविड-19 महामारी काल में संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती इंतजाम को पूरा कर रही है, ताकि सेवाएं शुरू होने पर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर केवल ना बैठे रहें, 2024 में सत्ता पाने के लिए करे खां। राम माधव का BJP कार्यकर्ताओं से अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पार्टी नेताओं से कहा है कि वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे न बैठे रहे, बल्कि 2024 में राज्य में सत्ता पाने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि मोदी के कंधों पर बंदूक रखकर लड़ाई में उतरने की कोशिश ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आप उसी 1% यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले वोट पर रहेंगे। माधव ने कहा कि मोदी अगले 10 से 15 सालों तक प्रधानमंत्री रहेंगे। हम उनके सुशासन और लोगों के अनुकूल उनके कार्यक्रमों से लाभ अर्जित करते रहेंगे। केवल
इतना ही पर्याप्त नहीं है, उद्देश्य एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरने का भी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार असेंबली इलेक्शन में चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भीम आर्मी ने कसी कमर। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का समय समय जैसे नज़दीक आ रहा है, सूबे में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में बिहार में खुद को रावण कहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की एंट्री हो गई है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने पटना में शोषण करते हुए कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के झंडे तले बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके लिए भीम आर्मी ने कमर कस ली है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि किसी भी अन्य दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा और सभी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी की ओर से कमेटी का गठन किया गया। नवयुक्त पार्टी नेताओं का मीडिया से परिचय कराया गया। इस मौके पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि बिहार से सबसे बड़ी समस्या अत्याचार की है, जिसे दूर करने का भी बीड़ा भीम आर्मी ने उठाया है। को बता दें कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। महागठबंधन के मुख्य आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा समेत तमाम नेता, लेकिन इस बीच एनडीए में भी बीजेपी और कई दल। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव दिलचस्प मोड़ में हो सकता है। चलते अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में निधन, इंदौर अरविंदो हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया है। वो लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे। हाल ही में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के अनुसार राहत इंदौरी को शुगर और हृदय रोग की भी समस्या थी। हाल ही में निमोनिया के चलते उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। बता दें कि राहत इंदौरी 4 महीने से घर से नहीं निकले थे। वो सिर्फ नियमित जांच के लिए घर से बाहर निकले थे। उन्हें 4-5 दिनों से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर फेफड़ों का एक्सरे कराया गया तो निमोनिया की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो सीएम अमरिंदर और डीजीपी होंगे जिम्मेदार, कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी फूट मचती नजर आ रही है। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब कांग्रेस में सांसदों की बगावत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और डीजीपी जिम्मेदार होंगे। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 2 दिनों पहले ही प्रताप बाजवा की सुरक्षा हटा दी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसा राज्य में कोरोना की वजह से पुलिसकर्मियों की कमी को देखते हुए किया गया, लेकिन बाजवा ने इस मामले में डीजीपी को खत लिखकर प्रतिक्रिया दी है। प्रताप बाजवा ने सुरक्षा हटाए जाने को कदम के रूप में राजनीतिक रूप से देखा। दरअसल प्रताप बाजवा कांग्रेस पार्टी की कमियों को खुलकर उजागर करने लगे और इसी को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी में फूट मचने लगी। चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। दरअसल कोझिकोड हवाई अड्डे पर मानसून में बड़े आकार के विमानों के इस्तेमाल पर लगी रोक। जी हां, दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने इस मानसून के दौरान केरला के कोझिकोड हवाई अड्डे पर बड़े आकार के विमान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए कहा है कि ये कदम अत्याधुनिक सावधानी की दृष्टि से उठाया गया है। इसके साथ ही विमान क्षेत्र के नियामक ने कहा है कि वह भारी बारिश और वाले हवाई अड्डों पर विशेष ऑडिट करेगा। डीजीसीए ने फैसला कोझिकोड हवाई अड्डे पर 4 दिन पहले हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे के मद्देनजर किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का दुबई से आया B737 विमान बारिश के बीच हवाई पट्टी को पार करके घाटी में गिर गया था। इसी वजह से ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की करीबियों पर कस रहा है शिकंजा। गैंग की फंडिंग करने वाले 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। दरअसल मऊ के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को लखनऊ मुख्तार अंसारी के शूटर भी एनकाउंटर में मारा गया। वो मुख्तार गैंग से जुड़े लोगों की संपत्तियां भी प्रशासन जब्त कर रहा है। मऊ जिले में मंगलवार को मुख्तार अंसारी गिरोह के नज़दीक की 6.5 करोड़ की चल संपत्ति पुलिस प्रशासन ने जब्त कर ली है। पुलिस ने भीटी स्थित त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के मालिक उमेश सिंह और राजन सिंह की संपत्ति की गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की है। पुलिस के अनुसार दोनों लोग पिछले 20 सालों में मुख्तार गैंग के फंडिंग करते नजर आ रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को भी टीम ने डुगडुगी बजाकर मुख्तार के करीबी की कीमती मकान को जब्त करने की कार्रवाई पूरी की है और पूरे इलाके में इस
का एक हल्ला भी पिटवाया गया है। ऐसे में अब लोग पूरी तरीके से दहशत में हैं जिस तरीके से पुलिस या कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। और अगर हम दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और अब तक अगर दुनिया भर में मृतकों की संख्या की कन्फर्म केसेस की बात करें 2 करोड़ के आंकड़े पार कर गए। 2 करोड़ 1 लाख के करीब संक्रमितों के आंकड़े हो गए हैं, तो 7,37,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 51 लाख के करीब आंकड़े हो गए हैं, तो 1,63,000 करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 30,62,000 करीब संक्रमितों का आंकड़ा, तो 1 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतने, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।